शुरुआत जहां पर हम बात करने वाले हैं पिछले साल हमने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, उसको समेट कर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। Absolutely. It's a new year, it's a new start. And you know what they say bad times don't last forever, but you also must be aware that good times don't necessarily last forever as well. This year has been an amazing year in terms of the returns that investors have found in the equity markets. That may not necessarily be the case in the new year. It's a great time to reflect and possibly to change your strategy. बिल्कुल। और इस नएपन में आप अपनी आर्थिक रणनीति कैसे बनाएंगे, और आर्थिक रणनीति से ज़्यादा अहम है कि आप अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे इस नए साल में नए जोश के साथ मुनाफे के नए आयाम छुएंगे। यही मकसद है इस खास शो का, और हमारे साथ बेहद खास पैनल भी है। सबसे पहले स्वागत करती हूँ डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ कल्पेन पारेख का। And then we have Swaroop Mohanty, who is the Chief Executive Officer of Bina Asset. Thank you so much, Swaroop, for joining in. और मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हिम्मत उस्तिकी। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। कल्पेन जी, पहला सवाल तो आप ही के साथ होगा। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने पिछले साल मार्च के दौरान बाज़ार को एक लो छूते हुए देखा था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बाज़ार टूटेगा, और किसी ने ये भी नहीं उम्मीद की थी कि बाज़ार इतना आगे उसके बाद चढ़ेगा। क्या इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो बुरा था हम पीछे छोड़ चुके हैं, और जो भी बाज़ार की इस चाल में अब कमा चुके हैं, आगे उनके लिए मौके नहीं आएंगे, या जो मौका गंवा चुके हैं आगे उनके लिए कोई मौके नहीं आएंगे? किस तरह से तस्वीर भारत के लिहाज से, निवेशकों के लिहाज से उभरती हुई दिखाई दे रही है? कविता, आप ही के सवाल में जवाब दे दिया आपने। जैसे आपने बताया कि ये उम्मीद करना कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा बहुत मुश्किल था पिछले साल। मेरे हिसाब से ये जो प्रिंसिपल है ये हर साल अप्लाई करता है, और छोटे टाइम होराइज़न में बाज़ार के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज़ एज गुड एज अ टॉस। तो मेरे पास कॉइन है नहीं, तो अदरवाइज़ एक टॉस करके हम सोच सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले साल बैड न्यूज़ से शुरू हुआ था, और साल जैसे हम दिवाली में आए हैं गुड न्यूज़ पे एंड हो रहा है। साल एंड हो रहा है, बट आई होप द गुड न्यूज़ डज़ नॉट एंड। और जो एक बहुत बड़ी सीख थी पिछले साल की, वो ये थी कि किसी ने बोला है कि क्राइसिस को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और हमारे निवेशकों ने और हमारे बिजनेसेस ने इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम देखें नंबर्स के हिसाब से, कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग्स इंप्रूव हुई है, खर्चे कम हुए हैं, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। ऑफ कोर्स पिछले 1-2 महीने में वापस स्ट्रेस आना शुरू हुआ है, लेकिन एक फंडामेंटल इंप्रूवमेंट बिजनेसेस में हुई है, और इन्वेस्टरों ने वॉलेटिलिटी को समझना सीख लिया है काफ़ी हद तक। तो मुझे ये लगता है कि जब किसी ने 40% के उतार चढ़ाव को झेल लिया हो, तो 5, 10, 15% का उतार चढ़ाव शायद आसान होगा अगले कुछ सालों में। और आप कोई भी बाज़ार की हिस्ट्री देखिए, तो हर 2 साल में एक 10% का करेक्शन होता है, हर 4 साल में 20%, और हर 8 साल में 40%। ये रूल है बाजार का, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। Swaroop, I want to come to you as well on this, because we've witnessed a few very key trends, I think, and to a certain extent, I think that the game has changed for the investor, right? The way that they look at this, like Kalpen was pointing out, they've experienced something unprecedented. Everything changes from this point, doesn't it? Yeah, unprecedented would be a very understated word. I mean, the whole world was put in the house, and there was this virus ruling the world. Is unprecedented, I think, is a very small word for that. Many of us have gone through a very near death facing sort of situation, and when that happens, the entire psyche of a person changes. So there used to be before Christ and after Christ. I believe it is before COVID and after COVID, and life has changed permanently. That's a fact. What Kalpen was also hinting at is a very important part, because this is a finance show. What has happened is, typically when we approach our life, there is a need part of our life, there is a want part of our life. And we spent almost 2 years catering only to the need part of our life, and it's been perfectly fine. Yeah. Right? Typically we aspire to do a lot of want part, but we've not been able to do that, but life has been okay. And that, I think, will be a very telling sort of impact from us, from our financial behavior perspective going forward. Yeah. And it's an opportunity for all of us to sort of look into our expense statement, correct a lot of things that we are doing into the want segment, because when you look at the kind of impact that we've had, all from having a small emergency fund to kind of outlay we used to have for our medical expenses, has changed permanently.
तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हेमंत जी, एक तरफ हमारे पास एक ऐसा दौर है जो कि दोनों ने बहुत विस्तार से समझाया, हमने काफ़ी कुछ अनुभव किया है और अब हमारे पास इतना सारा नयापन है, हमारी ज़िंदगियों में नयापन है, हमारी फाइनेंशियल बिहेवियर में नयापन है, हमारे पास निवेश विकल्पों में नयापन है। इतने नएपन को अगर कोई निवेशक इस नए साल में समझना चाहता है तो कैसे समझे, कैसे संभाले, कैसे आगे बढ़े? कविता, देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या सीखा, ब्रीफ में बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। हम रिस्क मैनेजमेंट में क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि आपके जो लाइफ के जो रिस्क हैं उनके जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं आपके डिपेंडेंट के ऊपर। आपके हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी एसेट जो आपने बनाई उसको आपने प्रोटेक्ट किया कि नहीं किया, और आपने इमरजेंसी फंड बनाया कि नहीं बनाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबको पता है ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का, लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जिन लोगों ने इसको फॉलो किया, चाहे कितनी मात्रा में भी किया हो, 30, 40, 50% में भी किया हो, उनके लिए कोविड का फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को झेलना और टॉलरेट करना बहुत आसान हुआ एज कम्पेयर टू समवन जिसने कुछ भी नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन। बहुत कम लोग हैं अगेन इन्वेस्टर जो उसको फॉलो करते हैं। सबको लगता है कि एसेट एलोकेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जबकि ऐसा है नहीं। हुआ क्या, जिन्होंने एसेट एलोकेशन को फॉलो किया था उनके दो फायदे हुए उसको। एक तो ये कि जब मार्केट गिर रहा था सब लोग डर रहे थे, सोच रहे थे कि मार्केट में रहें कि निकल जाएं। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर थे जिन्होंने एसेट एलोकेशन को फॉलो किया, आपको पता है कि मेरा 10-15 साल का पैसा इक्विटी में है। यस, जब भी आप इतना बड़ा फॉल देखते हैं आपको चिंता होती है, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे रिकवरी के लिए मेरे पास समय है। दूसरा साइड इसका ये था, उस समय पे कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे थे? बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने एसेट एलोकेशन प्रोसेस को फॉलो किया, आप उसको मेंटेन करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर थे। तो मुझे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ये चीज़ सीख ली कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, जैसे हम हमेशा कहते हैं, कितनी भी स्टडीज आप देख लीजिए, मेजॉरिटी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो आपका रिटर्न का वो एसेट एलोकेशन से आता है, ना कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। प्रॉब्लम क्या है, 90% टाइम हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के पीछे पड़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं वी आर मेकिंग मनी बिकॉज हम इक्विटी में हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उन्होंने सीख लिया कि ये हमारा एक बेसिक प्रमाइज होना चाहिए स्ट्रैटेजी का। जो नए इन्वेस्टर्स अभी आना चाहते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग जो है वो प्रोसेस है। शुरुआत कहाँ से होता है? जिस दिन आप शुरुआत करते हो। खत्म कहाँ पे होता है? जब आपका गोल कंप्लीट होता है। अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा डाला जो आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं, तो आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो आई थिंक ये दो इंपॉर्टेंट लेसन्स मुझे लगता है किसी भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए और नए इन्वेस्टर के लिए। You know, it's very interesting, and I think that I want to get your view on this, Kalpen, as well. We've spoken about two types of investors, but I think there is a third type of investor that is a relatively new investor. Okay, someone that has been here since I think when the Nifty crashed to 7511, and you had that great opportunity that people jumped in with. But I think that to a large extent, a large number of these investors, Kalpen, don't know the pain of losing, right? Sure. Because you've had a large number of months where the markets haven't corrected as much as they have in the past. At the same time, you say that you should learn from the mistakes that people have made in the past, stand on the shoulders of those people who've passed before you. What advice would you give to those people? Because greed tends to create a lot of problems. So Alex, greed and fear are integral to human race since our inception, and we can't take it out. If greed and fear were taken away, equity returns will become like fixed deposit returns. The reason for fluctuation is greed and fear, and I wish they remain. But yet, your point is valid that investors have witnessed a one-way, unusually high rates of return. And what I would like to say is, for anyone, new or old, it's always important to know the rules of the game kya hai. What are the rules of the game, and what are the final long-term expectations that an asset class delivers. So be it that last 1 year small caps have given 100 or 150% returns. But the long-term averages of an asset class, equity as an asset class, is closer to the return on equity the asset class generates. And the return on equity for corporate India at large is around, on an average, 14 to 15%. Right. So that is where the long-term returns would converge. So what happened last year was because we invested in a bear market. And bear markets are called bear markets because they bear fruits. Right. बुल मार्केट्स पे जब शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट की तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं. So मेरा सिर्फ आई वुड लाइक टू जस्ट टेल एवरीवन दैट यू नो बी एक्साइटेड व्हेन प्राइसेस आर लो and be more thoughtful and careful when prices are high.
very fast high returns are history. In 2020 we got T20 results. The test matches have started now, and the real test will be, when we see more volatility, more fluctuations, and it will happen. तो सर का ही टेस्ट मैच का उदाहरण आगे ले जाते हुए अब जो टेस्ट मैच है वो किन किन दम पर खेला जाएगा, रूल ऑफ द गेम क्या होंगे, क्या हमें अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर ही रहना चाहिए या अब से आपको, जैसे कि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स ट्रेंड में है, पैसिव इन्वेस्टिंग जो है बहुत ट्रेंड में आ गई है बहुत ज़ोरों से, AMCs ही नहीं निवेशक भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, चुनिंदा कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की जो अचानक से अच्छा कर रही हैं, नए तरह के इनोवेटिव NFOs आ रहे हैं, तो इस टेस्ट मैच में कुछ नयापन भी होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टिंग में कुछ नयापन नहीं होता है। इन्वेस्टिंग आपके लाइफ से साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट तो ये हेमंत जी के एरिया में जाता हूँ और कहता हूँ कि जो आपके लाइफ के लिए सूटेबल है वो आप अपनाएं। ट्रेंड्स तो रहेंगे लेकिन शायद वो ट्रेंड आपके लिए ना हो। जब आप इन्वेस्ट करें खुद से पूछें आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्यों कविता और मेरे क्यों में बहुत फ़र्क होगा, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो मेरे क्यों के लिए होना चाहिए। अगर आप क्यों जान लें तो कहाँ इन्वेस्ट करें बहुत आसान हो जाता है। 9 out of 10 टाइम्स यही प्रॉब्लम होता है कि आप ट्रेंड के पीछे भागते हैं और वो आपके क्यों से बहुत बहुत दूर हो जाता है। आप जब क्यों आपका रियलाइज़ भी होता है, अगर आपका गोल आ जाता है तो उस दिन आप बेशक निकले मार्केट से और आपका गोल को रियलाइज़ करें। एक जब इन्वेस्टमेंट को एक टेंजिबल मीनिंग देते हैं तो कब उतरना है ट्रेन से तब पता भी चलता है, नहीं तो आप मीनिंगलेस हो जाते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि तेरा बेस्ट फंड क्या है, उसमें मैं निवेश करूं। मैं पूछता हूं कि तुम्हें चाहिए क्या ये बेस्ट फंड, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे बोथ ऑफ देम हैव सॉर्ट ऑफ सेड कि एक प्लान बनाएं और वो प्लान आपके लाइफ के लिए है। अगर मेरे लाइफ में मेरा बेटा है, माई वाइफ इज़ देयर, थैंकफुली मेरे पेरेंट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, सो मेरा प्लान इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम से माई मदर्स प्लान। माई मदर इज़ गेटिंग हर पेंशन, वो स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं तो पेंशन बना रहा हूँ, मेरे रिस्क प्रोफाइल शायद आपसे अलग है, तो मैं शायद ना इन्वेस्ट करूँ। ऐसा नहीं कि वो बेहतर इन्वेस्टर है या मैं ख़राब इन्वेस्टर हूँ, मैं अपने क्यों के लिए कैटर कर रहा हूँ। तो सबको अपना क्यों ढूंढना चाहिए पहले, उसके बाद कहाँ तो बहुत बहुत आसान हो जाता है। So I wanted to also ask asset allocation. We were speaking about it, but the thing is that those lead times are kind of getting crunched, right? If you talk about it, when do you rebalance? That is a conversation that we'd had a few years back. Maybe we would say you evaluate maybe once in a year, once in a year and a half, that's fine. But the kind of gyrations that you've seen with the market, it becomes, I think, more important to do it more periodically. Or do you set, suppose you have a 60-30-10 equity, debt, gold. Do you then say that if it is a dramatic shift and you set a percentage in mind, at that stage you will rebalance? That formulaic approach becomes easier, right? Well, Alex, I would say, when you talk about in terms of percentages for asset allocation, that becomes a bit complicated for investors to manage it, especially in terms of rebalancing. Because the issue is, broadly you would say that, okay, if your asset allocation has moved 10% up or down, that's the time you rebalance. But then you also have to see the tax implications of that. Yeah. That becomes a little complicated because, there's always that greed and fear, allow the portfolio to ride on. Why should, when everybody else is making money, why should I be rebalanced? So that's a bit of a problem. My advice always is to follow a goal-based process. See, what happens is, you define your goals. You have a short-term goal, you have medium-term goals, you have long-term goals. Which are your long-term goals? Basically, your own retirement, children education, or these are the goals where you require large sum of money. Many people get intimidated with the kind of money they need to accumulate, but the fact is you start early, start investing through SIP, or you will get there. So the point is, when you do a goal-based investment process, the rebalancing is not a major issue there. The reason being, you never know how much is going to be enough for your retirement, how much is going to be enough for your child education. So what you do is, your immediate worry is that I should not lose a part of my capital. Yeah. Since you have already invested your short-term money into debt instrument, and within debt, you should look at something which is more tax efficient, because that makes a big difference, and also liquidity. Yeah. Once you have taken care of that, your medium-term money has gone into kind of a hybrid, depending on the kind of allocation you want to do. You don't have to really worry too much about rebalancing. There is not much of rebalancing to be done. अच्छा, इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं, मुझे ये बताएं कि महंगाई कितना बड़ा विलन बन सकती है आपकी कमाई में। अब तो चीज़ें खुल रही हैं धीरे धीरे। दिवाली की ही बात ले लीजिए, दिवाली मीठी तो होती है, अब की बार महंगी भी हो रही है।
क्योंकि आप बाहर खरीदारी करने जाएं तो मिठाइयों से लेके, दियों से लेके, कंदल से लेके सब महंगे हैं। तो अब ऐसे में मेरे निवेश पर भी तो इसका असर पड़ेगा। कविता, बहुत ही सही बात बोली आपने। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट को बाज़ार के लेंस से देखते हैं। मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक, ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे महत्व का रीज़न इन्वेस्टमेंट करने का ये होना चाहिए कि हम महंगाई को बीट करें अपने फुल लाइफ साइकिल में। और जैसे आपने बोला, मैंने अभी 6 महीने पहले घर ख़रीदा और 3 महीने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया पेंटिंग के लिए, सोफ़ा के कवर्स के लिए। 3 महीने में 15 से 20% का प्राइस इन्फ्लेशन आया है। तो ये हर पहलू में इन्फ्लेशन दिख रहा है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि क्या हम हमारे पैसे का परचेजिंग पावर रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। और परचेजिंग पावर सिर्फ उसी तरह से रिटेन कर पाओगे जब हम उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जिनके पास प्राइसिंग पावर हो। तो सबसे क्रिटिकल है हर इन्वेस्टर को अपने पर्सनल फाइनेंस के डिसीजन में ये ध्यान में रखना कि हर साल 10 से 12% से अपना लाइफ का इन्फ्लेशन बढ़ता है। इसके लिए हमारे पोर्टफोलियो को लंबे समय के लिए इन्फ्लेशन को कैसे हम बीट करें, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बेहतर एसेट क्लास इसके लिए इक्विटी है। So within equity also, Swaroop, and interesting, right? Because I think this is flowing really well. Kalpen mentioned right now there are a few companies that are able to beat that and price it in, push it through the prices, right? From the perspective of the investor looking at these companies and sectors then, assuming that commodity price inflation is here to stay and we might actually see another several months of commodity pressure going through, what sectors according to you from the equity markets are the ones to focus on in the new summer? See, I think when you look at it broadly and you shut down a country for almost 2 years, what will happen in the next 2-3 years only will be heard of in the next 2-3 years. A lot of things that we look at now could be knee-jerk reactions of maybe a pent-up demand, or we're talking about binge traveling and all that, will not sustain over a period of time. There will be a reversal to mean, but the fact that this 1.5 years of impact will play out over the next 2-3 years, that's something which people have to keep in mind. When you look at the sectors that we look at, primarily you look at solid sectors which contribute immensely to the economy. As a fund house, we played the themes pretty well. We believe that consumption, India is a consumption story. Healthcare is now core to India, and after COVID it becomes just too bigger than what's happened, though the healthcare story has played out. We firmly believe that IT is no longer a sector; it's part of our life. So it's a diversified sort of segment. When I first sold the IT funds in 2000, it was a sector. It is not a sector anymore. But when you look at it broadly, banking is a very core sector. It's not played out. So if you were to ask me my pick, I'll look at banking. And the other part is, very interestingly, during this entire play of my discussion with Kalpen 3 years ago and today, when I looked at, say, investing globally, say the top 50 stocks of S&P 500 pick up 40% of global MSCI, and not keeping anything away from the Indian story, India is still 3% of MSCI, global MSCI. Our 100 rupees is here. Right. If you take out the emotions, where should be our 100 rupees is something which an investor should now think, because the options are there. Earlier the options were not there. If the world is at your feet, then cut out the emotions, play to your goals, build a good portfolio which will suit your own profile. At the same time, there are some themes which will play out, and instead of going the traditional mid cap, small cap, large cap way, if you can pick up some themes to complement or build a good satellite portfolio, there's a lot of wealth to be made in this country for sure. तो वही किस तरह की थीम्स आपको लग रहा है कि चलेंगी इस साल से या अब आगे चलते, जहाँ से जो आगाज़ होगा नए साल का, क्योंकि बहुत सारे नए तरह के निवेशक भी जुड़ रहे हैं जहाँ पे मिलेनियल्स बहुत ज़्यादा हैं और उनको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। हमेशा हम कहते हैं कि आपका बेसिक बुनियादी पोर्टफोलियो तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन अगर थीम्स की बात हो ही रही है तो क्या थीम्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? ये कविता, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है हमें, जब भी हम इक्विटी एज एन एसेट क्लास की बात करते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं या ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर नहीं करते हैं, एक वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उनको ये समझना होगा कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिस्की है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका रिस्क आप कैसे कम करते हो, लॉन्ग टर्म व्यू लेके या तो डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके। आपको ये देखना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कितना रिस्की बनाना है इक्विटी के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो आम निवेशक हैं उनको एक ब्रॉड बेस्ड थीम के साथ जाना चाहिए,
देखिए ये बात सही है कि हमेशा जो स्टॉक मार्केट में जो है मनी मूव्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेट ऑफ सेक्टर्स, जहाँ पे वैल्यूएशन जाती है तो वो चेंज होता रहेगा। एज एन इन्वेस्टर आपके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको फॉलो करना। तो आप क्या करते हैं, आप फंड जब आपको फंड हाउस को पैसा देते हैं तो आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं जो आपके बिहाफ पे ये डिसीजन लेते हैं। तो आपका फोकस जो होना चाहिए मेरे हिसाब से एक चीज़ पे होना चाहिए कि विद इन इक्विटी आपका एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट्स में कितना हो। बायस आपका हो लार्ज कैप पे और डेफिनेटली 30-40% पैसा आपका मिड और स्मॉल पे होगा। लेकिन ये आपके लिए मॉनिटर करना और जो रीबैलेंसिंग की हम बात कर रहे थे वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, कुछ कैटेगरीज हैं आपके पास जैसे फ्लेक्सी कैप हो गए या लार्ज एंड मिड कैटेगरी, मुझे लगता है बहुत अच्छी कैटेगरी है, उसमें इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए और बाकी चीज़ जो है वो आप फंड मैनेजर को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, एक्सपीरियंस है, आपने एक डिसेंट साइज पोर्टफोलियो बना लिया, आपने जो न्यूएंसेस हैं इक्विटी के उसको समझ लिया और आपको लगता है कि अभी हमें कुछ अलग से ऐड करना चाहिए, तो मुझे लगता है हम जब सेक्टर फंड की बात करते हैं ना या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो बहुत रिस्की माने जाते हैं। वो रिस्की हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को अगर आप बहुत क्लियर हैं कि कौन सा सेक्टर आपको अच्छा लग रहा है, 3 या 4 आप सेक्टर फंड बना के भी अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मुझे लगता है शुरुआत कीजिए एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड से, समझिए कि इक्विटी कैसे बिहेव करती है, आप उसको देख के कैसे बिहेव करते हैं। फिर एक स्टेज आएगी जब पोर्टफोलियो थोड़ा बड़ा होगा तब आप थीमेटिक और सेक्टर में कहिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहेंगी, समय समय पे रहेंगी, लेकिन उसमें मार्केट टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So, Kalpin, I know that you maintain that your approach should be continuous, right? It's not something that you change overnight, but the new Samvat allows us the opportunity to reflect also. So, with that in mind, is there something that you will be disproportionately positive on or disproportionately negative on at the start going to the new Samvat? So I'll tell you, when you know asset classes are at extremes, it allows you to reflect and revisit. You know, you want to play the middle path or you want to play the extremes. So 2020 March was an extreme low. We are closer to a high right now. And you know, you look at fixed income, rates are low, but because of inflation, interest rates could rise. Yeah. So यहाँ पे important to be careful. Equity asset class, the cycle has played out significantly. Many sectors are at their lifetime high. They are at their earnings high, margins high. So again, important to be careful. तो अनिश्चितता तो बाजार की चाल हमेशा से ही रही है, फिर भी मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ और इसमें से कोई एक ज़रूर जवाब देना कि ये साल हम क्या कहेंगे, लो रिटर्न, हाई रिटर्न, वॉलेटाइल रिटर्न। देखिए, वॉलेटिलिटी में ही अपॉर्चुनिटी रहती है। जितना आप वॉलेटिलिटी को अपने लाइफ में इसको महसूस करें उतना ही आप बेहतर बनेंगे। अगर वॉलेटिलिटी ना रहे तो रिटर्न भी नहीं रहेगा। तो थ्राइव इन वॉलेटिलिटी, एक्सेप्ट वॉलेटिलिटी। ओनली थिंग इज अंडरस्टैंड द वॉलेटिलिटी डेट साइड में भी है। जैसे आप इक्विटी में आफ्टर 25 ईयर्स, बार बार कहता हूँ कि ये 25 ईयर्स ऑफ एमफी है, तो म्यूचुअल फंड की एक 25 ईयर्स है। आपने अभी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को यू ट्रस्टेड हिम विथ योर मनी ऑन द इक्विटी साइड, बट ऑन द डेट साइड आप उतना ट्रस्ट अभी भी नहीं कर रहे, स्टिल अभी भी मार्केट प्ले कर रहे हैं। अभी आप किसी से भी पूछे कोई लॉन्ग डेट इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बोलेगा नहीं, बट आपके प्लान के हिसाब से लॉन्ग डेट होना चाहिए। आप कौन होते हो जानना है, आप नहीं जान सकते कि इंटरेस्ट रेट्स कब चेंज होगा। सो दोनों साइड थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें, अपना एसेट एलोकेशन ठीक रखें और अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ना कि बाजार के ऊपर के हिसाब से। वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, जितना आप उसको कंट्रोल में करना चाहेंगे वो आपके बस के बाहर नहीं। इट इज़ स्मार्टर देन यू। जो आपके कंट्रोल में है वो आपके एसेट एलोकेशन है। उसमें अगर कुछ नए नए पहलू हैं, डेटा को हमेशा गॉड माने। अगर डेटा कह रहा है कि थोड़ा एक्टिव फंड में अल्फा नीचे हो रहा है, उसको आप बेहतर डेफिनेटली उसको समझें। और अगर पैसिव में कुछ ऑप्शंस हैं उसको डेफिनेटली जोड़ें। अगर ग्लोबल ऑप्शंस आ रहे हैं तो उसको डेफिनेटली। 2 थिंग जो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, और ये बहुत मेरी लर्निंग रही है। 1 इज़ आपका गोल वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसको रिविजिट करें विथ योर प्लानर। सेकेंड थिंग विच कोविड हैज टॉट अस कि आपका रिस्क प्रोफाइल भी कांस्टेंट नहीं रहता है। जब बाजार 30-40% ऊपर नीचे रहता है तो आपका रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होता है। तो अगर रिस्क प्रोफाइल में कुछ चेंज आया है तो उसको डेफिनेटली प्लान में इनकॉर्पोरेट करें। So, let's also ask you this question, right? What is the advice that you're giving? Has it changed at all? Do you look at the new year, like Kalpin was saying, quite a few of these assets globally are at cycle highs. Are you advising caution? Well, look, I mean,
whether it's a domestic investment or investing in the global market, obviously you're talking about investing in equity market through different vehicles. Yeah. There is always bound to be volatility. Like I mentioned earlier, fortunately there are strategies with which you can control the impact of volatility and also turn it to your advantage by following a disciplined approach. As long as you're very clear in terms of how much allocation you want to do to international fund and domestic fund, I think you should be fine. At the end of the day, like I said, investing is a process that begins on the day when you start investing and ends when you get there. In between, you need to keep an eye on where things are going. You cannot the problem is when you start looking at option directly. For example, suddenly you find that international funds are doing very well. Yeah. You see investors putting a lot of their money into it. Okay, and then one day they find that there is an imbalance between what they've invested abroad and what they've invested in India. I think it's important to look at overall asset allocation. Look at 10 to 15% of my money is going to be investing in international markets. Stick to that. Follow a disciplined approach, and I think you should be fine. Of course, there are times when you have to rebalance that. Keep an eye on that. But I think you need to be very clear what kind of allocation you want to give it to different markets and different asset classes. तो मेरे ख्याल से एलेक्स शो को समेटने का समय हो गया है, लेकिन एक सवाल जो मैं तीनों से पूछना चाहती हूँ, एज एन इन्वेस्टर, अगर आज इस शो पर मैं आपको कहूँ कि एक संकल्प लीजिए, तो वो कौन सा होगा अपने अपने निजी पोर्टफोलियो के लिए? आप शुरुआत करें। हर दिन रात को सोने के पहले अपनी NAV को बहुत प्यार से नहीं देखूंगा। Okay, Swaroop, what would you say? जितना अनइमोशनल हो जाऊं उतना बेटर, और वो मेरी कोशिश रही है। ये नंबर का गेम है, नंबर तक ही छोड़ता हूँ। मुझे अगर खुद को सलाह देनी तो जैसे मैंने पहले कहा, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, वही करता रहूँगा, आराम से सोऊंगा, और जो बेस्ट मिल सकता है मुझे किसी भी एसेट क्लास का वो मुझे मिलेगा। मेरा संकल्प ये है कि मैं इन सबकी बात मानूंगी। Yes. और इस पर अमल करूंगी। Absolutely. तुम्हारा In fact, क्या I है? think, no, it's been a very insightful conversation, बिल्कुल। Kavita, and I think that everybody tuning in has gotten some aspect or the other that they will benefit from. बिल्कुल, Definitely. बिल्कुल। I certainly have. बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से हमारी दिवाली का जो आगाज़ है वो तो बहुत अच्छा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी हमने दिवाली का बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया। Absolutely. That brings us to the end of this program. Thank you so Thank much you to the so three much of for you coming. for joining Thank in. you. And happy Diwali to all of you. Happy Diwali, Happy Diwali.